गुड मॉर्निंग। मेजर अबाइटिव फैक्टर की बात हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर और वाटर की बात कर ली थी, है ना। टेम्परेचर और वाटर की बात हमारी हो गई थी। नेक्स्ट जो है वो है लाइट। लाइट के अंदर क्या है भाई, टेम्परेचर और लाइट दोनों वैसे तो एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह अपना अपना जो है अलग अलग एडवांटेज रखते हैं। टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारा लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। बोल रहा है कि प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो प्लांट्स जो हैं उनको फूड बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है। विदाउट सनलाइट जो है वो प्लांट फूड नहीं बना सकते। मतलब प्लांट का काम ही यही होता है कि वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और अपने फूड बनाने की जो प्रोसेस है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उसको कंप्लीट करता है। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर प्लांट्स जो हैं वो किस पे डिपेंड है फूड बनाने के लिए, सनलाइट पे डिपेंड है, ठीक है। तो और हमें पता है कि प्लांट्स पे कौन डिपेंड होता है, क्योंकि प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। और जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं उन पे कौन डिपेंड है, हेटेरोट्रॉप्स। तो हम जितने भी हैं प्लांट्स को छोड़कर जितने भी सब कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर प्लांट्स जो हैं सनलाइट से फूड बनाते हैं तो उन प्लांट्स पर डिपेंड कौन होता है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। मतलब जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, कहने का मतलब ये है इसका। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर, particularly autotrophs, many species of small plants, herbs and shrubs growing in forests are adapted to photosynthesis optimal under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopied trees। मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, कई स्पीसीज़ होते हैं, कई वैराइटीज़ होती है प्लांट की। तो मेरे को ये बताओ, क्या सारे प्लांट को इक्वल अमाउंट में लाइट चाहिए? क्या सारे प्लांट को लाइट ज़्यादा ही चाहिए, या कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनको कम लाइट पे सर्वाइव कर जाते हैं, या कुछ ऐसे भी जो मॉडरेट लाइट पे सर्वाइव कर जाते हैं, या कुछ ऐसे भी जो विदाउट लाइट पे सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं उनको लाइट ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट को जो है हर प्लांट जो है वो एक्सेस अमाउंट में ही उसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। यहाँ इसने एग्जांपल दिया है, जैसे हम एक फॉरेस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनसे थोड़े छोटे ट्री होते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं जो इनसे भी छोटे ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो अक्सर फॉरेस्ट के अंदर ये देखा जाता है कि जब सनलाइट गिरती है तो क्या होगा, यहाँ फिर वही बड़ा प्लांट आ जाएगा। तो क्या होगा कि सनलाइट जो है, मोस्ट ऑफ सनलाइट जो है, ये जो टॉल ट्रीज़ हैं, लंबे ट्री हैं, वो उस सनलाइट को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे। और कुछ ही अमाउंट में सनलाइट जो है वो कहाँ पहुँच पाएगी, इनसे ढके हुए जो प्लांट है उन तक पहुँच पाएगी। मतलब ओवरशेडेड प्लांट जो हैं, ओवरशेडेड प्लांट किससे हैं, जो लार्ज ट्री हैं वो किससे ढके हुए हैं, स्मॉल ट्री है वो किससे ढके हुए हैं, लार्ज ट्री से ढके हुए हैं। तो ये जो प्लांट हो गए, ये क्या हो गए, ओवरशेडेड हो गए। तो इन तक सनलाइट इतना एफिशिएंसी के साथ इतना ज़्यादा सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी जितना इनके पास पहुंच रही है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से क्या होता है कि तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो प्लांट हैं जो कि ओवरशेडो होते हैं, वो अपने इसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो यही दे रखा है इसके अंदर कि मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स हैव एंड शब्स, स्मॉल प्लांट की बात कर रहा है ये, ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमल अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवर शेडोड बाय
टोल कैनोपी ट्री। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट, मेनी प्लांट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट दियर फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो पीरियड की। फोटो पीरियड क्या चीज़ है? फोटो पीरियड का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो, प्लांट को जब फ्लावरिंग करनी होती है, प्लांट को जब फ्लावरिंग करनी होती है तो उसको एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ प्लांट तो क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, कुछ होते हैं शॉर्ट डे प्लांट। ये मैंने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। मतलब क्या है इसका? लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या हुआ? ऐसे प्लांट जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए। लॉन्ग डे का मतलब क्या हुआ कि डे का जो ड्यूरेशन है वो लंबा होगा, और जितना डे का ड्यूरेशन लंबा होगा उतना ही क्या होगा, लाइट होगी। और शॉर्ट डे का मतलब डे का जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, शॉर्ट होगा, मतलब उतनी ही कम लाइट होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द लाइट, कि लाइट कितने टाइम पीरियड के लिए जो है वो किसी प्लांट को अवेलेबल हो रही है, उस बेसिस से प्लांट हमने क्या किए हैं, डिवाइड किए। और उसी लाइट के बेसिस पर जो है वो क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कम लाइट पर फ्लावरिंग करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लाइट पर फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, for many animals too, light is important in that they use the diurnal and seasonal variation in light intensity and duration. Photo period and cues for timing their foraging, reproductive and migratory activities. मतलब क्या है इसका, वो भी समझ लेते हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे प्लांट्स की, हम बात करते हैं क्या एनिमल्स भी अफेक्ट होते हैं लाइट की वजह से। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, light is important in that they use diurnal and seasonal variation. diurnal का मतलब क्या है वो समझते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी शुरुआत जो है वो दिन से करते हैं, मतलब अपना जो भी मोस्ट ऑफ जो फंक्शन है, प्रोसेस है, बॉडी की लाइफ प्रोसेस है, मतलब वो खाना, जैसे खाना ढूंढना, रिप्रोडक्शन करना, ठीक है, इसके अलावा माइग्रेशन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कब करते हैं, ये करने के लिए उनको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना, रिप्रोडक्शन वो कब करते हैं, दिन में करते हैं, उनको बोलते हैं डायर्नल एनिमल्स। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जो रात में अपना खाना ढूंढते हैं, जिनको बोलते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। नॉकटर्नल, जैसे कॉकरोच है, बैट है, ये सब क्या होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इनका जो लाइफ की प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लाइट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, डायर्नल एनिमल्स जो हैं वो दिन में काम करेंगे, ये रात में काम करेंगे, इनको लाइट की ज़रूरत है काम करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये समझाना चाह रहा है। इसके अलावा लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जो लाइफ प्रोसेस की कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है, जैसे फोर्गिंग है। फोर्गिंग का मतलब होता है कि सर्चिंग ऑफ फूड। फोर्गिंग जैसे मैंने बताया नॉकटर्नल और डायर्नल। रिप्रोडक्शन है, हमें पता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं। सीजनल ब्रीडिंग का मतलब होता है कि पर्टिकुलर सीजन आने के बाद ही वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन तो जो है वो ओवर द ईयर टोटल, मतलब कंप्लीट ईयर क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं, मतलब एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं, सीज़न अपना पर्टिकुलर सीज़न आने पर ही वो क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा माइग्रेटरी एक्टिविटी। माइग्रेटरी एक्टिविटी का मतलब ये है कि जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम साइबेरियन क्रेन की बात करें। साइबेरियन क्रेन जो है वो क्या करते हैं,
साइबेरिया में के जो है मतलब जनरली उनका जो नेटिव लैंड है वो कौन सी है, साइबेरिया है, साइबेरिया में वो रहता है। लेकिन जब साइबेरिया में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सर्दी पड़ती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं ये, कहाँ आ जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका माइग्रेट करने का रीज़न क्या हो गया कि इनको उतना लाइट इंटेंसिटी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए थी, तो उसको पूरा करने के लिए क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं, फिशेज़ हैं, कुछ एनिमल्स हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है वो इन सारी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, अफेक्ट करती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज़ क्लोजली लिंक्ड with the that of temperature, since the sun is the source for both. Availability of light on land is closely linked with that of the temperature. ठीक है, लाइट की अवेलेबिलिटी है, उससे कौन भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर। सिंपल सी बात है कि जैसे हम लाइट की जो बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सनलाइट की, तो जहाँ सनलाइट ज़्यादा होगी, सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है वहाँ टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बोल रहा है कि टेम्परेचर की बात करें चाहे लाइट की बात करें, दोनों ही चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, सन से जुड़ी हुई हैं। बोथ डीप इन द ओशियन, कहाँ कितना डीप, लगभग 500 मीटर डीप हो सकता है। द एनवायरनमेंट इज़ परपेचुअली डार्क, हमेशा सदा वहाँ का एनवायरनमेंट क्या रहता है, डार्क रहता है, अंधेरा रहता है। एंड इट्स हैबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ celestial सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। मतलब वहाँ के इनहेबिटेंट्स जो हैं, वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म हैं, आर नॉट अवेयर टू एग्जिस्टेंस ऑफ celestial सोर्स। celestial सोर्स मतलब जैसे हमें पता है कि हमें सन से एनर्जी मिलती है, प्लांट्स सन से एनर्जी लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और हम उनसे फूड लेते हैं। लेकिन जो डार्क सी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जिन्होंने कभी सन जो है, जिनके कांटेक्ट में कोई इस तरह का celestial मतलब बोल सकते हैं कि सौरमंडल वाला कोई सोर्स नहीं है, जैसे हमारे पास है, जैसे सन है हमारे पास, तो उन्होंने ऐसी चीज़ कभी नहीं, वो उस चीज़ के कांटेक्ट में नहीं आए। तो वाट देन इज़ देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो फिर उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये बात कर रहा है कि सी, जो कि सी के अंदर की कहाँ की बात कर रहा है, डीप, कहाँ, लगभग 500 मीटर अंदर की बात कर रहा है। सी के अंदर 500 मीटर अंदर के जो ऑर्गेनिज्म है, तो उनके पास तो कोई एनर्जी का सोर्स है ही नहीं, सन तो क्योंकि ऊपर ही होगा, सनलाइट भी जो है इतना डीप नहीं जा पाएगी, तो फिर इनका एनर्जी का सोर्स क्या है, जो 500 मीटर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, इनका एनर्जी का सोर्स क्या है। तो इसका सिंपल सा आंसर इतना ही है कि सनलाइट 500 मीटर तो चलो बहुत मुश्किल से आ पा रही है, लेकिन कुछ सनलाइट जो है वो वाटर की सरफेस तक आएगी, या कुछ 100 या 200 मीटर तक तो सनलाइट आ सकती है, क्योंकि सनलाइट के क्योंकि सनलाइट की जब बात करते हैं तो सनलाइट को हम पढ़ते हैं कि ये इसके अंदर डिफरेंट कलर स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं। ठीक है, चलो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। सरफेस पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, प्लांट्स एनिमल्स है, तो वो प्लांट्स एनिमल्स तो अपना फूड बना रहे हैं ना, उनको तो अपना फूड मिल रहा है, उनके पास तो अपना celestial सोर्स है, सन है। तो ये अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिज्म पर क्या होते हैं, डिपेंड होता है। ये अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है इन ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, तो इनको एनर्जी कौन देता है, सरफेस पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी दे रहे हैं। कहने का मतलब इसका ये है। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, द स्पेक्ट्रल ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन, द स्पेक्ट्रल ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। ठीक है, हमें पता है सन की जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो है स्पेक्ट्रम बनाती है वो, जिसमें कुछ जैसे मान लो अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करें, ठीक है, इंफ्रारेड की बात करें, या विजिबल लाइट की बात करें। विजिबल लाइट के अंदर हमें पता है विविक्योर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये इसी के बारे में बोलना चाह रहा है, द स्पेक्ट्रल, सॉरी ये कहाँ से मैंने क्या लाइन बना दी, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, है ना। द यूवी कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म। तो हम बात करें कि मैंने बोला कि सनलाइट जो है वो अलग अलग स्पेक्ट्रम की बनी हुई है, कई अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, तो कई
इंफ्रारेड है, तो कहीं विजिबल लाइट है। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, हम सबको पता है। वाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, लेकिन विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन्हीं विजिबल स्पेक्ट्रम का यूज़ करके, उसी लाइट का यूज़ करके प्लांट जो है फूड बनाता है। ठीक है, ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर द मराइन प्लांट्स लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियन। ठीक है, देखो कहना क्या चाह रहा है, सनलाइट है, सनलाइट कैसी होती है, वाइट, फिजिक्स में पढ़ते हैं। और सनलाइट जब डिस्पर्स होती है, इसका जब डिस्पर्जन होता है तो हमें 7 कलर दिखते हैं। क्या बनाते हैं? विबग्योर। क्या बनाते हैं? विबग्योर। ठीक है, विबग्योर का मतलब क्या है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही मतलब है। मतलब वाइट लाइट के अंदर 7 तरह के कलर बैंड है। ठीक है, इन्हीं कलर बैंड का प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इन्हीं कलर को प्लांट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो लाइट कलर यूज़ किया जाता है वो है ब्लू। ठीक है, कौन सा है? ब्लू। और एक हमारा है रेड। जनरली टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्वेटिक प्लांट की, और कौन से एक्वेटिक प्लांट की? जो कि डीप है, अंदर है, सी के अंदर, तो जनरली उन डीप प्लांट्स के अंदर कौन सी लाइट जो है पहुंच पाती है? उसका आंसर है ब्लू। ब्लू लाइट जो है वो डीप सी के अंदर तक भी क्या सकती है? पेनिट्रेट कर सकती है, और वहाँ प्रेजेंट जो प्लांट्स हैं उनको एज ए एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है, जिससे वो अपना फूड बना सकते हैं। तो आगे एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है ये, अमंग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी डेट at a different depth of ocean, among the red, green and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in deepest water, why? ठीक है, तो रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी में से सबसे डीप कौन पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे डीप पाई जाती है रेड। क्यों पाई जाती है? क्योंकि रेड एल्गी जो है वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करती है। ठीक है, वो ब्लू लाइट जो है वो डीपली सी तक पहुंच सकती है। बात समझ में आ गई? ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोइल की। लास्ट कंपोनेंट है हमारा सोइल। द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है? जानते हैं वेदरिंग प्रोसेस क्या होती है? वेदरिंग क्या होती है? जैसे ये रॉक है, धीरे धीरे इस रॉक पर जो है सनलाइट, वाटर, रेनफॉल, इसका क्या हो रहा है? धीरे धीरे फ़र्क पड़ता है, कोल्ड भी होता है। तो इस रॉक के अंदर क्या होती हैं? क्रैक्स आते हैं, और इन क्रैक्स की वजह से धीरे धीरे रॉक्स जो हैं वो टूटती हैं। इनके टूटने से जो है जो थिन पार्टिकल्स जो हैं इनसे निकलते हैं। ठीक है, इनके टूटने से थिन पार्टिकल्स निकलते हैं और क्या बनती है? सोइल। तो ये हो गया वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या हो गया कि रॉक्स जो हैं ड्यू टू द सनलाइट, ड्यू टू द रेन, ड्यू टू द वाटर, ड्यू टू द कोल्ड, इनके अंदर क्रैक्स आते हैं, और ये जब ब्रेक होते हैं तो इनसे जो स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं वो क्या बनाते हैं? सोइल बनाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। तो वेदरिंग जो है वो उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा क्लाइमेट क्या है वहाँ की, उस पर डिपेंड करेगा। वेदर सोइल इज़ ट्रांसपोर्ट और सेडिमेंट्री। सोइल जो है वो कैसी है? ट्रांसपोर्टेड या सेडिमेंट्री है? ट्रांसपोर्टेड का मतलब कि वो रिवर्स के थ्रू बहा कर लाई गई सोइल है, या सेडिमेंट्री, या फिर किससे बनी है? वहाँ पर प्रेजेंट रॉक से बनी है। एंड हाउ सोइल डेवलप्ड अकर्ड। तो ये सारे जो है फैक्टर हैं जो डिपेंड करता है कि वहाँ की सोइल कैसी होगी। याद रखना है कौन कौन से फैक्टर हैं? क्लाइमेट, वीदरिंग प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री है, ठीक है, और
हाउ सोइल डेवलप्ड अकर्स, या किस तरह से सोइल जो है वो बनी है, ठीक है, कि वो विदरिंग से बनी है या क्लाइमेट्स की का फ़र्क पड़ा है या फिर मतलब ट्रांसपोर्टेड है, सेडिमेंट्री है, किस तरह से सोइल बनी है। ठीक है, कई जगह ऐसा होता है कि मैन मेड जहाँ पर माइनिंग की जाती है, पहाड़ों की जहाँ माइनिंग की जाती है वहाँ भी सोइल बनती है। ठीक है, जैसे हम बात करें ट्रांसपोर्टेड जनरली जो सोइल होती है वो कैसी होती है। ट्रांसपोर्टेड सोइल का मतलब है जो नदियों के थ्रू बहा कर लाई गई है, वो जनरली क्या होती है, सैंडी होती है। ठीक है, वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोइल सच एज सोइल कॉम्पोजिशन, सोइल का कंपोजिशन क्या है, पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, ग्रेन साइज मतलब पार्टिकल का साइज़ क्या है, कंपोजिशन का मतलब हो गया कि कौन कौन से पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स हैं। ठीक है, एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। अब ये दो टर्म यहाँ पर आई है, परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये क्या चीज़ है, परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? दोनों लगभग एक जैसी मिलती जुलती है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सपोज कि एक गिलास है जो कि नीचे से कैसा है, परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब गिलास है जिसके अंदर नीचे छेद हुए हैं, इसमें भी छेद किए गए हैं। इसमें मैंने क्या भर दी, इसमें मैंने रेत भर दी, सैंड, और इसके अंदर मैंने कोई दूसरी मिट्टी भर दी। सैंड नहीं है, मिट्टी है कोई दूसरी, ब्लैक सोइल ले लेते हैं, क्लेई सोइल ले लेते हैं, वो भर दी मैंने। ठीक है, नीचे दोनों के बॉटम में क्या है, होल किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारे एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन क्या है उसको यहीं समझ लेते हैं। तो दोनं के अंदर मैंने क्या डाला, वाटर डाला इक्वल अमाउंट में। जैसे मान लो दोनों के अंदर मैंने 100 क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। तो उसके बाद जब मैं वाटर डालूंगा दोनों के अंदर तो मैं टाइम नोट कर लूँगा। ठीक है, दोनों के अंदर वाटर डालूंगा तो मैं क्या कर लूँगा, टाइम नोट कर लूँगा। देन उसके बाद क्या होएगा, मैंने इसमें पानी डाला, दोनों के अंदर पानी डाला मैंने। ठीक है, नीचे क्या है, होल है बॉटम में। तो पॉसिबल है कि इन होल में से पानी जो है बाहर निकलेगा, आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इन होल में से जो पानी बाहर आ रहा है उस पानी को मैं अलग से कलेक्ट कर लूँगा। इन होल में से आने वाला जो पानी है उसको अलग से क्या कर लूँगा, कलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि दोनों सोइल में से ए में और बी में, दोनों में मतलब पानी जो है ए में ज़्यादा होगा या बी में ज़्यादा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा, कि ए में पानी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के अंदर मैंने क्या डाला है, रेत, दूसरे के अंदर मैंने क्या डाला है, मिट्टी डाली है। ठीक है, मिट्टी कौन सी डाली है, क्ले सोइल हो सकती है, ब्लैक सोइल हो सकती है, गार्डन सोइल हो सकती है, वो डाली है। तो जब मैंने दोनों के अंदर पानी डाला तो क्या होता है कि जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस वो ज़्यादा होता है। तो उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब पानी को बनाए रखने की या पकड़ रखने की जो कैपेसिटी होती है, या कितना टाइम तक वो पानी को होल्ड कर सकते हैं, वो कैपेसिटी उनकी बहुत कम होती है। मतलब इनमें पानी डालेंगे तो पानी बहुत तेज़ी से इन पार्टिकल्स में से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सैंड की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इनमें से छनकर बाहर आ जाएगा। तो जितना ज़्यादा पानी छनकर बाहर आ रहा है वो उसकी परकोलेशन रेट कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, परकोलेशन रेट। ठीक है, मतलब इसकी जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है उसकी परकोलेशन रेट क्या है, मतलब छलकर आने की जो रेट है वो क्या है, ज़्यादा होती है। सेम इधर है, इधर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें से पानी जो है काफ़ी टाइम तक रुकेगा और धीरे धीरे छनकर आएगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन परकोलेशन रेट इसकी क्या होगी, कम होगी। तो इस बेसिस पर बोलना ये चाह रहा है कि मिट्टी की जो है वो परकोलेशन रेट और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है उस पर उसका जो है सोइल है उसका जो फीचर है या उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जो है वो डिपेंड करेगा कि किस तरह के प्लांट्स जो है उस पर ग्रो करेंगे। इसके अलावा दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विथ पैरामीटर्स सच एज पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी डिटरमाइन टू लार्ज एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन इन एन एरिया। ये भी देखने को ज़रूरी है कि जो सॉइल है वो एसिडिक है कि बेसिक है,
मिनरलाइजेशन कैसा है, फर्टिलाइजेशन कैसा, मतलब वो फर्टाइल है कि नहीं है, टोपोग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी का मतलब है कि प्लेन है या जो माउंटेन्स है या किस तरह का एरिया है, टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है। दिस इज टर्न dictates that type of animals that can be supported similarly. In the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animal that can be thrive there. This is a turn dictated the type of animals that can be supported. Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animal that can thrive there. सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि जैसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट है तो वहाँ की जो मिट्टी है, उनकी बॉटम की जो मिट्टी है या सेडिमेंट हुई जो मिट्टी है वो कैसी होगी, तो उस मिट्टी के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होंगे, बेंथिक एनिमल। बेंथिक एनिमल का मतलब डीप सी में अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स है वो कैसे होंगे। मतलब कहने का ये है, जैसे मान लो ये कोई वाटर बॉडी है, इसका बॉटम होगा, बॉटम के नीचे की जो सोइल है वो कैसी है, वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पर ग्रो करने वाले प्लांट भी कैसे होंगे, और वहाँ ग्रो करने वाले प्लांट पर डिपेंड करेगा कि उस गहराई में रहने वाले एनिमल्स कैसे होंगे, ठीक है। तो बेंथिक एनिमल का मतलब है जो गहराई में रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था मेजर अबायोटिक फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, बायोडाइवर्सिटी को या ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिस्पॉन्सेस टू बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स। ओके, चलो, थैंक यू।